हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम कर रहे हैं नेट का क्वेश्चन पेपर, और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो दिसंबर का है, 2013 का, और द्वितीय प्रश्न पत्र है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पत्र है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राग वर्गीकरण के अंतर्गत मित्र सूचक और द्विती रागों के रूप में वर्गीकरण किस ग्रंथ में है? ए. नारदकृत संगीत मकरंद, बी. नारदकृत राम सागर, सी. नारदकृत राम निरूपणम, डी. नारदकृत नारदीय शिक्षा। सही आंसर है इसका बी. नारदकृत राम सागर। ठीक है, नारदकृत राम सागर ग्रंथ में राग वर्गीकरण के अंतर्गत मित्र सूचक और द्विती रागों के रूप में वर्गीकरण किया गया है। नारदकृत राग निरूपण, यह ग्रंथ मध्ययुगीन है। इस ग्रंथ में 6 के स्थान पर 10 मुख्य राग माने गए हैं। प्रत्येक राग के परिवार में 5 भार्याएं, 4 कुमार पुत्र और 4 श्रेणुत्सा मतलब कि पुत्र वधु है। मतलब कि टोटल 1 + 5 + 4 4, तो 14 राग समूह है। ठीक है, और 10 को 14 से इंटू करेंगे तो 140 को ही संस्कृत में चत्वारिंशत् कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय संगीत के श्वेतांबर जैन संगीत ग्रंथकार जिन्हें वाचनाचार्य की उपाधि प्राप्ति थी, कौन है? सोमेश्वर, सारंगदेव, सुधा कलश या पार्श्व देव? सही आंसर है इसका सी. भारतीय संगीत में श्वेतांबर जैन संगीत ग्रंथकार सुधा कलश को वाचनाचार्य की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, वैसे जैन से ये भी है, पार्श्व देव भी है। ठीक है, पार्श्व देव ने संगीत समय सार ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में की, जिसमें 9 अध्याय हैं। आचार्य बृहस्पति ने इसका हिंदी में अनुवाद संपादन 1977 में किया था। ठीक है, आचार्य बृहस्पति ने। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दैश्य, शुद्ध, सालांग और छाईला रागों के रूप में 4 वर्गों की व्याख्या किसमें की गई है? संगीत दर्पण, संगीत मकरंद, संगीत सुधा, संगीतोपनिषद सारोद्वार। सही आंसर है डी। ठीक है, दैश्य, शुद्ध, सालांग और छाईला रागों के रूप में 4 वर्ग संगीत उपनिषद सारोद्वार में व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, औड़व, साड़व, पूर्ण, अपूर्ण रागों के ये 4 प्रकार किस ग्रंथ में है? संगीत उपनिषद सारोद्वार, दंतिलम, राग तत्व विबोध और नगमाते आसफी। ठीक है, सही आंसर है इसका ए। ठीक है, औड़व, साड़व, पूर्ण, अपूर्ण ये 4 प्रकार संगीत उपनिषद सारोद्वार में बताए गए हैं। ठीक है, इस ग्रंथ के लेखक सुधा कलश जी हैं। राग तत्व विबोध 12वीं शताब्दी में श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। राग तत्व विबोध 12वीं शताब्दी में श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नगमाते आसवी, यहां इससे भी एक क्वेश्चन आता है ज्यादातर, ठीक है। तो मोहम्मद रजा द्वारा ये लिखा गया था और 1813 ईस्वी में ये लिखा गया था। इसमें शुद्ध सप्तक बिलावल को सबसे पहले स्वीकार किया गया है। इसमें स्वर, राग, प्रकीर्ण, प्रबंध, ताल, वाद्य के ये 6 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संगीतज्ञों के 7 अलंकार के शीर्षक से अलंकारों का वर्गीकरण किस ग्रंथकार ने किया है? दामोदर, पंडित आहोबल, भरत, कोहल। इसका जो सही आंसर है वो है बी, पंडित आहोबल। ठीक है, अहोबल, पंडित अहोबल। संगीतज्ञों के 7 अलंकार, ठीक है, के शीर्षक से अलंकारों का वर्गीकरण संगीत परिजात में पंडित अहोबल ने बताए हैं। ठीक है, ये याद रखना कि संगीतज्ञों के 7 अलंकार के शीर्षक से अलंकारों का वर्गीकरण संगीत परिजात पंडित आहोबल ने बताए हैं। यह ग्रंथ 1650 ईस्वी में लिखा गया था। इसका शुद्ध सप्तक वर्तमान में काफी के समान था। इस ग्रंथ में वीणा पर स्वरों की स्थापना करना इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें विकृत स्वरों की संख्या 22 मानी गई है। ठीक है, विकृत स्वर कितने माने गए हैं? तो 22 माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संगीत ग्रंथों में नायक नायिका भेद के प्रेरणता कौन ग्रंथकार है? भरत, दंतिल, नारद, लोचन। सही आंसर है इसका डी, लोचन। ठीक है, नायक नायिका भेद प्रेरणता पंडित लोचन है। ठीक है, यह ग्रंथ 15वीं शताब्दी की रचना है। इस ग्रंथ में राग रागनी को छोड़कर ठाट पद्धति अपनाई गई है। लोचन ने 12 मीलों से 75 रागों का वर्गीकरण स्वर साम्य के आधार पर किया है। उत्तरी भारतीय संगीत में प्रचलित स्वरों की कोमल व तीव्र जैसी संज्ञाएं सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में पाई जाती हैं। इन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 9 विकृत स्वर माने हैं। इस ग्रंथ में मिथिला और तिरहुत के क्षेत्रीय गीत और धुनों का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, मिथिला एक जगह का नाम है बिहार में। ठीक है, मैं वहीं का हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रागों का उत्तम मध्यम अधम के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? भरत, मतंग, रामामात्य या नारद। सही आंसर जो है इसका सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, रामामात्य। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं इसको। रागों का उत्तम मध्यम अधम के रूप में वर्गीकरण रामामात्य के द्वारा लिखित ग्रंथ स्वर मेल कलानिधि में देखने को मिलता है। यह ग्रंथ 1550 में दक्षिण संप्रदाय का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। इसमें 5 अध्याय हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। 1550 में लिखा गया और इसमें 5 अध्याय। किसने लिखा? तो रामामात्य ने लिखा। नाम क्या है इसका? तो स्वरमेल कलानिधि। ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब नाम क्या है? उपोदघात
फिर दूसरा स्वर, तीसरा वीणा, चौथा मेल, पांचवा राग है। ठीक है, इसमें मेलों की संख्या 20 मानी गई है। मेल मीन्स थाट, 20 ठाटों को इन्होंने माना है, या 20 मेल बोलो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तथा 20 मेल 64 राग माने हैं, और जिनका वर्णन संपूर्ण साड़व, औड़व एवं उत्तम, मध्यम, अधम वर्गों के आधार पर हुआ है। तो ये ज्यादा उम्मीद है कि इसके रागों के बारे में पूछा जाता है और ठाट के बारे में पूछा जाता है। तो 20 क्या है, 20 मेल है और 64 राग हैं। ये याद रखना, किसमें, स्वरमेल कलानिधि में, रामामात्य के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है। ये एक श्लोक है जो आपको दिया गया है, ये देखिए, पढ़िए। और इस कथन किस ग्रंथकार का है, यह कथन किस ग्रंथकार का है, दामोदर पंडित, मतंग, सारंगदेव या भरत। है योड्य ध्वनि विशेषतु स्वर वर्ण विभूषिता रंजको जनचितान्न स राग कथ्युत बुधे। यह कथन किस ग्रंथकार का है? थोड़ा करेक्शन कर लेना, जो भी इसमें मिस्टेक हुआ, पूरा संस्कृत है ये। और इसका सही आंसर होगा सी, सारंगदेव। ठीक है, ये सम्मिलित करना है आपको, मैं कुछ दिखा देता हूं, इसको देखिए और बताइए। एक तरफ दिया गया है आपको, चारों आपको अलंकार दिए गए हैं एक तरफ किसको क्या मिला है वो दिया गया है। सही आंसर है इसका डी। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। भारत रत्न तो इसमें से सिर्फ एक ही इंसान को मिला है, भीमसेन जोशी। ठीक है, उसके बाद पद्म भूषण मिला है समता प्रसाद को। ठीक है, पद्म विभूषण मिला है जसराज जी को। ठीक है, जसराज जी को पद्म विभूषण, तीनों अलंकार, उनको 4 अलंकार है, 3 मिल चुके हैं उनको, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। उसके बाद ग्रैमी अवार्ड जो है वो मिला है विश्व मोहन भट्ट जी को। ठीक है, जिन्होंने मोहनी वीणा बनाई थी। आगे चलते हैं, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है भारत रत्न भीमसेन जोशी को, पद्म भूषण समता प्रसाद को, पद्म विभूषण जसराज को, ग्रैमी पुरस्कार विश्व मोहन भट्ट को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संगीत रत्नाकर में कितने अलंकार बताए गए हैं? 63, 64, 62, 66। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, 63। ठीक है, सही आंसर है 63। संगीत रत्नाकर में 63 के अलंकार बताए गए हैं। इस ग्रंथ को सारंगदेव ने 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा है। संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं हुई हैं, जिसमें से सिंह भूपाल और कलीनाथ द्वारा की गई टीकाएं प्रमुख हैं। इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं, स्वर अध्याय, रागाध्याय, प्रकीर्ण अध्याय, प्रबंध अध्याय, ताल अध्याय और वाद्य अध्याय और नृत्य अध्याय। ठीक है, ये सारी आप सारे को याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 5वां जो अध्याय है उसका नाम क्या है। तो ताल अध्याय, या ऐसे पूछ दिया जा सकता है कि ताल अध्याय कौन सा अध्याय है। तो ऐसे भी पूछ दिया जाता है, तो आप एक तरीके से याद रखना इसको। और उसके बाद है, इस ग्रंथ में 264 रागों का वर्णन है। ये भी पूछा जाता है कि इस ग्रंथ में कितने राग हैं, तो 264 राग हैं, काफी बार पूछा जाता है, तो याद रखना। उसके बाद इन रागों का वर्गीकरण राग, उपराग आदि के आधार पर किया गया है। इसको सप्त अध्याय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुरंदरदास रचित सुलादी मतंग के संगीत के किस विधा से मिलता है? अलंकार, ग्राम राग, जाति, मूर्छना। सही आंसर है इसका ए, अलंकार। ठीक है। पुरंदरदास रचित सुलादी मतंग संगीत के अलंकार विधा से मिलता है। ग्राम राग की संख्या 30 मानी गई है। जाति 18 प्रकार के माने जाते हैं। मूर्छना की कुल संख्या 21 मानी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 12 है, वीणा का पूर्व रूप है रावणाश्रम, बी दुंदुभि, सी याज या डी भेरी। इंपॉर्टेंट है। और सही आंसर है इसका सी, याज। ठीक है। वीणा का पूर्व रूप याज माना गया है। वीणा तंत्री वाद्य के अंतर्गत आता है। रावणाश्रम, दुंदुभि और मेरी अवनद्य वाद्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। भेरी, सॉरी ये मेरी नहीं भेरी है। ठीक है। तो ये तीनों ही और किसके अंतर्गत आता है? ये तीनों ये अवनद्य वाद्य के अंतर्गत आता है, चम्र वाद्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सांगीतिक प्रस्तर स्तंभ कहाँ स्थित है? ए वृंदावन में, बी सुचिंद्रम में, सी मामल्लपुरम में या डी तिरुपति में। सही आंसर है बी, सुचिंद्रम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्नाटक राग शुद्ध सावेरी से मिलता जुलता हिंदुस्तानी राग है। दुर्गा, विभास, भूपाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। शुद्ध सावेरी किसे कहते हैं? ठीक है। ये तो कर्नाटक में कहा जाता है, तो हिंदुस्तानी में किसे कहेंगे? तो कहेंगे दुर्गा को कहेंगे। कर्नाटक राग शुद्ध सावेरी हिंदुस्तानी दुर्गा राग के समान है। भूपाली मोहनम के समान है। भूपाल तोड़ी और विभास भूपालनम के समान है। ठीक है। भूपाल तोड़ी और विभास भूपालम के समान है। ठीक है। ये भी याद रखना। ठीक है। जो विभास पूछा बोला गया तो भूपाली तोड़ी और विभास क्या है? भूपालम के समान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से एक जो पंचदश गमक नहीं है? स्फुरित, वली, त्रिभिन्न, त्रिभित्र या मूर्छना। त्रिभिन्न होना चाहिए। ठीक है। जो भी है, एक गमक नहीं है। सही आंसर है इसका डी। ठीक है। पंचदश गमक मूर्छना नहीं है। ठीक है। स्फुरित, वली, त्रिभिन्न गमक के प्रकार है। गमक की संख्या कितनी है? 15। सारंगदेव ने बताई है 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस ताल में त्रिताल जैसा सम संख्यक मात्रा है? नवम, पंच, इकताल, आड़ा चौताल, मध्यमान।
इसका सही आंसर होगा डी। मध्यमान और त्रिताल जैसा समसंख्यक मात्रा है। ठीक है, वैसे एक ताल जो है ये एक ताल है, ताल होना चाहिए, है ना। एक ताल में भी तो सम ही होता है ना, एक ताल में भी तो सम ही होता है, दो दो करके होते हैं विभाग, उसमें सब होता है। लेकिन इसमें किस ताल में त्रिताल जैसा सम संख्यक मात्रा है? तो मध्यमान ताल, ये मैं ताल मैं नहीं जानता, आप अगर जानते हैं ये ताल तो मुझे बताना, बल्कि समसंख्यक मात्रा है। अच्छा, मात्रा इतनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से नवताल की कौन सी विभागीय संरचना है? दे सकते हैं 2 2 2 3, 3 2 2 2, 3 3 3 और 2 3 2 2। सही आंसर है इसका बी, 3 2 2 2, बी आंसर इसका सही है। नवताल रविंद्र संगीत की ताल में से एक है। नवताल 9 मात्रा की है, इसमें 4 विभाग हैं, 3 2 2 2 मात्रा के यह विषम पदी ताल है। धा दिन ता टिट कता गदी धिन धागे टिट। क्वेश्चन नंबर 18 है, गीतांजलि के कुल गानों में कितने तालों का उपयोग किया गया है? 10 12 14 या 15? सही आंसर है इसका बी। ठीक है, 12। गीतांजलि में कुल 12 तालों का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, राग आधारित गानों की रचना के लिए रविंद्रनाथ को किस घराने ने सर्वाधिक प्रभावित किया? लखनऊ घराना, दिल्ली घराना, बनारस घराना या विष्णुपुर घराना? राग आधारित गानों की रचना के लिए रविंद्रनाथ को किस घराने ने सर्वाधिक प्रभावित किया है? लखनऊ घराना, दिल्ली घराना, बनारस घराना या विष्णुपुर घराना? सही आंसर है इसका विष्णुपुर घराना। ठीक है, रविंद्रनाथ राग आधारित गानों के लिए विष्णुपुर घराना से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। रविंद्रनाथ जी के समय में समस्त बंगाल पर विष्णुपुर घराने का प्रभाव था और इस घराने की ख्याल एवं ध्रुपद गायन शैलियां प्रचलित थीं। अंत इसी घराने की परंपरा को बंगाल के अधिकांश कलाकार ने अपनाया। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के लोकगीत का प्रकार है? मांड, कजरी, भटियाली, लावणी? बंगाल का पूछा गया है। ठीक है, लोकगीत का प्रकार है। सही आंसर है इसका सी, भटियाली। बंगाल के लोकगीत का प्रकार भटियाली है। भटियाली लोकगीत किसानों व मलाहों का गीत है। इस गीत को काम करते समय गाया जाता है, जिसमें ताल की जरूरत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, लखनऊ घराने के खलीफा किस तबला वादक को कहा जाता है? उस्ताद मोदू खां, उस्ताद बक्सू खां, उस्ताद आबिद हुसैन खां या डी उस्ताद अफाक खां? इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है,
उस्ताद आबिद हुसैन खां। तबला वादक उस्ताद आबिद हुसैन खां को लखनऊ घराने के खलीफा कहा जाता है। लखनऊ घराने की नींव रखने वाले उस्ताद मोदू खां और बक्सू खां थे। यहाँ पे देखिए उसके बोल भी, ये क्वेश्चन नंबर ये 22 है। टिट कत गदी घन, और ये तीसरी मात्रा से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे मात्रा भी, ये आप जरूर ध्यान दिया करो, ठीक है। मतलब कि तीसरी ताली पड़ी है वहां पे। हाँ, किस ताल के ठेके का अंश है? चार ताल, सूल ताल, गजझप्पा, मत ताल, बताइए। सही आंसर है सी, गजझप्पा। कैसे देखते हैं। टिट कत गदी घन गजझप्पा ताल के ठेके के बोल हैं। यह ताल पखावज पर बजाई जाने वाली ताल है, ठीक है। इस ताल में 15 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं, 4 4 3 4 करके होते हैं, ठीक है। 1 5 12 पर ताली होती है और 9वीं मात्रा पर खाली होती है। इसके जो बोल हैं वो दिया गया है, देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे ये पार्ट वहां पे दिखाया गया है, ठीक है। धा धिन नक तक, धा धिन नक तक, तिन नक तक, टिट कत गदी घन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है। दीपचंदी ताल को ठेका किस गायन शैली में प्रयुक्त होता है? छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ध्रुपद, धमार या ठुमरी चैती? सही आंसर है इसका डी, ठुमरी चेती, ठीक है। दीपचंदी ताल में ठुमरी और चेती गायन शैली गाई जाती है। दीपचंदी ताल ठुमरी गायकी ठुमरी में गाई जाती है। दीपचंदी ताल ठुमरी में गाई जाती है। यह 14 मात्रा की ताल होती है, 4 विभाग होते हैं इसमें, 3 4 3 4 करके होते हैं विभाग। और ताली जो होती है वो 1 4 11 पर ताली पड़ती है, 8वीं मात्रा पर खाली रहती है। इसके जो बोल होते हैं होता है धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन, इसके बोल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के देहांत कब हुआ था? कब इनका देहांत होता किशन महाराज जी का, ठीक है। 4 मई 2007 को, 4 मई 2008 को, 4 मई 2009 को या 4 मई 2010 को? देखो जितने भी लोग हैं जो तबला वादक हैं या तंतुवाद से संबंधित है, जितने भी ये लोग हैं ग्रंथकारक जितने भी हैं, उनका 2-4 चीजें आपको जरूर याद रखनी है, जैसे कि उनका जन्म, उनकी मृत्यु और उनके पुरस्कार। ये 3 चीज आप जरूर याद रखें। एक तो उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और उनका जन्म के बारे में पूछ लिया जाता है या उनकी मृत्यु के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जन्म के बारे में ना ये तो पूछा गया कि देहांत कब हुआ, मृत्यु के बारे में पूछा गया है, लेकिन मृत्यु के बारे में पहले बहुत कम पूछा जाता था। जन्म के बारे में पहले आप देखोगे बहुत ज्यादा पूछा जाता था, इसलिए मृत्यु का बारे में आजकल के जो पेपर जितने भी हैं उसमें ज्यादा चांसेस है कि मृत्यु के बारे में पूछा जाएगा वो। और पुरस्कार पूछे जाते हैं। तो ये आप जितने भी नेट में ग्रंथकारक हैं या जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, उन सबको आप एक तरफ से लिख लीजिए और उनका लिख लीजिए कि इनका जन्म कब हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई है, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, और इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, कौन सा ग्रंथ लिखा गया और वो कब लिखा गया है। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सही आंसर है बी, 4 मई 2008 को। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज का देहांत 4 मई 2008 को हुआ था। पंडित किशन महाराज का जन्म 3 सितंबर 1923 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। पंडित जी को पद्मश्री 1973 ईस्वी में, पद्म भूषण 2002 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन नंबर 25 है। किस तबला वादक को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है? किस तबला वादक को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है? अहमद खां,
उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद लतीफ अहमद, उस्ताद अहमद जॉन थिरकुआ। सही आंसर है इसका बी। उस्ताद अल्लाह रखा खां तबला वादक को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता था, जिनका जन्म 1919 में हुआ था। ठीक है, अल्लाह रखा जाकिर हुसैन के पुत्र हैं। ठीक है, इनका जन्म जो होता 1919 में हुआ था और 1919 ईस्वी में हुआ इनको भारत सरकार के द्वारा 1977 में 77 में पद्मश्री अलंकार से सम्मानित किया गया था। मुंबई महानगरी में इनको मास्टर जी अथवा अब्बा के नाम से विख्यात थे। इनके 3 पुत्र हैं, जाकिर हुसैन, फजल कुरैशी, तौफीक कुरैशी हैं। इनकी मृत्यु 3 जनवरी 1999 को हुई थी। तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। ठीक है, और ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? तो 2013 का ये क्वेश्चन पेपर है। और कौन सा? 2013 का दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है और दूसरा क्वेश्चन पेपर है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन पेपर की ये पहली वीडियो क्लास है। इसके बाद इसकी दूसरी वीडियो क्लास होगी और ये क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और मुझे उम्मीद है आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम को। आप जाके टेलीग्राम पे लिख दीजिए ऑल म्यूजिक एग्जाम। जैसे ही आप लिखेंगे तो आ जाएगा चैनल, टेलीग्राम पे ग्रुप आ जाएगा, वहां पे आप जाके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहां पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब, जितनी भी प्राइवेट जॉब, जितनी भी नोटिफिकेशन आती है वहां पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पे आप जाके पूछ सकते हैं। तो और कमेंट भी करके आप पूछ सकते हैं। बाकी आप सबको एक चीज जरूर करना है, शेयर जरूर करना चैनल को, क्योंकि कर भला तो हो भला, मैंने आपको बता रखा है। चैनल को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगा, उन सबकी हेल्प हो पाएगी। तो जरूर आप चैनल को भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।